अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ 21 ज़िमनी इंतखाबात हुए जिसमें से नून लीग ने फतह हासिल की और अपोजिशन की दीगर जमातें भी पेश रहीं। और लेकिन ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। आज उमर अयूब साहब ने बाकायदा कौमी असम्बली के इजलास में पूरी एक चार्जशीट जो है वो तैयार करके स्पीकर साहब को सुनाई और उन्होंने प्रिविलेज मोशन भी मूव करने की इजाजत मांगी है। उन्होंने कहा स्पीकर साहब ने, अयाज सादिक साहब ने, कि आप हमें दे दें, हम देखेंगे। और फिर उमर अयूब साहब ने 92 न्यूज के जो रिपोर्टर का मामला था वो भी आज कौमी असम्बली के फ्लोर पर सामने रखा और उन्होंने कहा कि जी ये सारे सबूत थे धांधली के जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। दूसरी जानिब पीटीआई ने यह भी कह दिया कि इसी मामले को लेकर जुमे को पूरे मुल्क में बाकायदा तौर पर मुजाहिरों का ऐलान भी कर दिया। और नाज़रीन, आज एक और अहम डेवलपमेंट जो हुई, हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर जो हैं शेर अफजल मरवत साहब को जो बाकायदा दरख्वास्त दी गई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शेर अफजल मरवत को बनाएं, तो वो बाकायदा तौर पर उससे इनकार कर दिया गया है। रवायत यह है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो इस वक्त उमर अयूब साहब हैं, उनका नाम आना चाहिए था और शायद हुकूमत उस पर इनकार भी नहीं करती। और यह मामला भी इस पर बात करेंगे कि इस पर हुकूमत इतनी जोर क्यों दे रही है। मियां नवाज शरीफ साहब वजीर खारजा इसहाक डार साहब के हमरा 5 रोज़ा दौरे चीन पर जा रहे हैं। एजेंडा क्या है? ऑफिशियल कहा जा रहा है कि यह जाती दौरा है, लेकिन आपके वफाकी वजीर जो हैं वो उनके साथ जा रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे इंतहाई अहम ईरानी सदर का दौरा और कितना अहम है, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, बाकायदा प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं एक और मामला जो इस वक्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेरे बहस रहा उस पर बात करना चाहेंगे। ये मामला है डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड शोएब खोसा साहब का। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्योंकि उनको जुमे के रोज़ जो है मुअत्तल कर दिया गया था और ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, उसमें आज हुक्म इम्तनाई मिल गया। और इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है बाकायदा नोटिसेस जारी किए हैं जिसमें वजीर आजम, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट और सेक्रेटरी आईपीसी यानी कि वजारत बैनुल सूबाई को नोटिस जारी किए हैं कि क्यों शोएब खोसो साहब को हटाया गया है। शोएब खोसो साहब के वकील शोएब शाहीन साहब हैं, उन्होंने कहा है कि सेक्रेटरी आईपीसी के गैर कानूनी अहकामात के खिलाफ हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई जारी किया है और उन्होंने कहा है कि ये शोएब खोसो को भी गैर कानूनी अहकामात ना मानने पर ओहदे से हटाया गया। ये शोएब शाहीन साहब ने बात की है। नाज़रीन, इसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे एपिसोड का डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को लेकर, वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का 16 महीने की जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसमें कुछ फैसले किए गए थे और ये था कि जो वजारतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास होंगी वो कुछ अपॉइंटमेंट्स करेंगे और उनको नहीं छेड़ा जाएगा। और शोएब खोसो साहब के हवाले से अभी तक यही इतलात हैं कि उनके खिलाफ कोई ऐसा चार्ज नहीं है, लेकिन सेक्रेटरी आईपीसी के शायद कुछ मुतालबात थे जो उन्होंने पूरे करने से इनकार किया और उनको हटा दिया गया, बरतरफ कर दिया गया। ये मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के सामने भी जा चुका हुआ है। प्रेसिडेंट सदर आसिफ अली जरदारी साहब के सामने भी ये मामला चला गया है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पीएमएलएन अगर किसी भी उस अफसर को हटा रही है जो कि पीपल्स पार्टी ने लगाया था और मेरिट पे लगाया था, तो ये ज्यादती कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और इस वक्त इनका जो एग्रीमेंट है वो बताया ये गया है हमारे ज़राए के कि जब मौजूदा हुकूमत तश्कील दी गई तो तब भी ये बात की गई थी कि जो अपॉइंटमेंट्स की हुई हैं उनको नहीं छेड़ा जाएगा। अब वजारत राब्ता बैनुल सूबाई जो है वजारत, इसका मामला है और इसके वजीर एडिशनल चार्ज एहसन इकबाल साहब हैं और उनके पास भी इसका एडिशनल चार्ज है। वो
आजकल बल्कि अभी कुछ दिन पहले अपने बेटे के नारोवाल जो था इलेक्शन, बाई इलेक्शन, उसमें मसरूफ थे और ये उनकी गैर मौजूदगी में हुआ, लेकिन यकीनन मिनिस्टर की ही कंसेंट से समरी जाती है प्राइम मिनिस्टर के पास और फिर प्राइम मिनिस्टर ही टर्मिनेशन का ऑर्डर देते हैं। अब ये मामला जो है, अब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान आइंदा आने वाले दिनों में तनाज़े का बायस बन सकता है, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट था उसकी मुबैना तौर पर PMLN जो है वो वायलेशन कर रही है। तो ये मामला था इंतहाई अहम, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे बड़ी जमात है जिसने सहारा दिया हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को। नाज़रीन, गेस्ट का तारुफ करवाता चलूं। आज मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा, सेनेटर, सीनियर मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नो सॉरी नॉट सेनेटर, MNA, और हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और प्रोविंशियल सदर हैं KPK के। कंवल शौजब साहिबा, सीनियर मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। कंवल शौजब साहिबा से शुरू करूंगा। कंवल साहिबा, ये जो मैं चाहूंगा कि उमर अयूब साहब ने जो बात की और फिर उसका जवाब अज़मा बुखारी साहिबा ने भी दिया है। उमर अयूब साहब ने क्या बात की, ये जरा सुन लें प्लीज। ये इलेक्शन नहीं था, ये एक ढोंग रचाया गया था। हम लोग बाई असेंबली की सीटों पे पूरे पाकिस्तान में इस जुमे जितनी सूबाई सीटें हैं, चारों सूबों में हम लोग एक मुजाहिदे की कॉल का ऐलान करते हैं और वो भरपूर तरीके से होगा। जी, वो कहते हैं कि हम बाकायदा एक मुजाहिरों के लिए का ऐलान करते हैं और वो भरपूर तरीके से होगा इस मुबैना धांधली को लेकर। अज़मा बुखारी साहिबा ने इसका जवाब दिया, वो भी जरा सुन लें। पर बाल नहीं गया और अभी भी मौसूफ अंदर बैठकर जो है वो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मेरा ख्याल है कि जो है ये फितना फसाद पार्टी अपने अमाल पे गौर करे। ये कल का इलेक्शन ये एक ट्रेलर है, ये पंजाब के अवाम का फैसला है कि पंजाब के अवाम को अपने बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं चाहिए। जी, कंवल शौजब साहिबा, आपने बात सुन ली। अब मामला यह है कि पहले भी आप 8 फरवरी के इंतखाबात को लेकर एहतजाजी सियासत कर रहे थे और आपने कहा था कि न सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि बाहर भी एहतजाज जारी रहेगा। अब ज़िमनी इंतखाबात के बाद भी और बाकायदा दिन का भी अनाउंस कर दिया, मुल्क भर मुजाहरे होंगे। तो ये फोरम्स अवेलेबल हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं, इलेक्शन कमीशन है, फिर ट्राइब्यूनल है, उसके बाद फिर कोर्ट्स हैं, जहां जहां पे भी आपके पास सबूत मौजूद हैं आप इन कोर्ट्स में लेकर जा सकते हैं। मुजाहिरों का अनाउंस करना मुल्क में इस वक्त जो इक्तिसादी सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए कुछ ज्यादती नहीं होगी? लेकिन जब पूरे की पूरी हुकूमत जो है वो मिली किसी को और दे किसी को दी गई और साड़ी गल हो गई पे नवाज शरीफ साहब को पहले लॉन्च किया गया, उसके बाद में पता चला कि वो छोटे का रिश्ता ज्यादा अच्छा लगा तो वो छोटे भाईजान को लाके आगे बैठा दिया। और ये मैं नहीं कह रही है, तो उनकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं। और जावेद लतीफ साहब के बयान को मैं यहाँ कोट करती हूँ। चले हमारी बात तो ये कहते हैं ना जी, जो अभी अज़मा बुखारी साहिबा फरमा रही थी, मैं उस पर भी आती हूँ कि ये तो ऐसे ही शोर मचा रहे हैं। तो वो जो 5 सीटों का 90 करोड़ में उन्होंने बात की, उस पर कोई इंक्वायरी बनी है? अच्छा, अगर उसको भी ना ले तो जो रावलपिंडी के कमिश्नर साहब लापता हैं, जिनको इन्होंने फातिरुल अक्ल बता दिया, जिनके घर में शादी होती है तो सारे जाते हैं इस्लामिया देने, और जब वो ये कहें कि जी इलेक्शन जो है उसमें सहूलतकारी हुई और टिका के रिगिंग की गई और इलेक्शन के रिजल्ट्स को चेंज किया गया टोटली, तो उसके बाद वो फातिरुल अक्ल हो जाते हैं। तो ये बातें इस तरह नहीं मामला चलते। और बाकी जहां तक प्रोटेस्ट की बात है तो आप देख ले, प्रोटेस्ट का हशर क्या किया जाता है। प्रोटेस्ट के ऊपर जो है वो फायरिंग की जाती है, प्रोटेस्ट के ऊपर शेलिंग की जाती है, प्रोटेस्ट के नतीजे में FIR होती हैं। अभी हम गए भी नहीं होते तो घर बैठे FIR 1000 बंदा नॉमिनेट हो जाता है और 500-500 400 के करीब जो है वो पर्चे काट दिए जाते हैं। तो इस तरह की जो ये फस्तायत भरी हुकूमत और जो आई है मुकमुका के नतीजे में, ये काबिल कबूल नहीं है। और आपने मुल्क का सिस्टम को डीरेल कर दिया है। जुबानी जमा खर्च किया जा रहा है कि जमहूरियत है, जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं बची। यहाँ पर तो सिर्फ ये है कि मुकमुका साड़ी गल हो गई है और उसके बाद नस्ल दर नस्ल लाजवाब चाचा जी जो है ऊपर बैठे हुए हैं, भतीजी जी नीचे बैठी है, दूसरी तरफ भी यही फैमिली लिमिटेड चल रहा है।
जहां तक अजमा बुखारी की बात है तो आप वो तर्जमान बन गई, शायद उन्हें यकीन नहीं आ रहा है, थोड़ी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें आप। नहीं तो राना सनाउल्लाह से सुन लें कि उन्होंने क्या कहा है। खान साहब के केसेस जो है वो सियासी इंतकाम का उनको निशाना बनाने के लिए केसेस वो भी हम सुनवाएंगे कमल, बिल्कुल वो राना सनाउल्लाह साहब की बात भी हम सुनवाएंगे, लेकिन पहले मैं चाह रहा था कि इसी तरफ नहीं उस पर भी आएंगे। समीर एक मिनट सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि अगर फ्री फेयर ट्रायल हो तो इन केसेस में जान नहीं है, खत्म हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि जब रोजाना के हिसाब से दर्जनों FIR दर्ज की जा रही थी तो ये राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, तो फस्तायत के जो नए न्यू लॉज ये कायम करे और उनको न्यू नॉर्मल बना रहे हैं कि यानी कि ये एक आम सी बात है कि आपने इलेक्शन से पहले वर्कर्स की मारपीट की, आपने उम्मीदवारों को उठा लिया या उनके रिश्तेदारों को उठा लिया, फिर पुलिस गर्दी के थ्रू आप जो है वो इलेक्शंस को फुली कंट्रोल करें और उसके बाद सर्विसेज बंद कर दें और एक पार्टी के लोगों को दीवार से लगा के उसके बाद आके आप हमें जमहूरियत सिखाएंगे और फिर आप हमें इस तरह के भाषण देंगे, तो ये बातें इस तरह अच्छी नहीं लगती। सही, प्रोटेस्ट करना हमारा आईनी हक है, गो के आएंगे इस वक्त जो है बिल्कुल सही, आईनी हक हमें कोई भी नहीं मिल रहा। आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल राइट हम इस वक्त आपका पॉइंट आ गया, पॉलिटिकल पार्टी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। कमल सही, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया कमल आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल। शर्मिला फारूकी साहिबा, कमल शौजब और इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट से बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये ख्याल है कि ये उनका आईनी और जमहूरी हक है कि वो प्रोटेस्ट करें, लेकिन वो कहते हैं कि यहां जो हम पुरअमन भी रहना चाहते हैं तो हमें पुरअमन नहीं रहने दिया जाता। तो अब क्या इसका नतीजा क्या निकलेगा? मैं हमेशा कहता हूं कि प्रोटेस्ट में माइंड जो है वो मॉब का होता है, लीडर्स का नहीं होता। लीडर्स जितना भी चाहें उसको पुरअमन रखना मुश्किल हो जाता है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कुछ मामला बेहतरी की तरफ लेकर चलने चाहिए, इन सब मामला को सामने रखते हुए और मुल्क को जो इस वक्त दरपेश मसाइल हैं उनको सामने रखते हुए? शुक्रिया ज़मीर साहब। देखिए जी, ये वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। बातें तो ये बड़ी मीठी मीठी करते हैं कि जी हम मजलूम हैं, हम पार्लियामान के अंदर भी एहतजाज करेंगे, बाहर भी एहतजाज करेंगे, हम ये ना करें तो क्या करें। लेकिन जो इनका रवैया है, जो गैर पार्लिमानी रवैया है, जो इनकी तूफ़ान बदतमीज़ी है, जो इनका लबो लहजा है, वो इंतहाई अफसोसनाक है, गैर पार्लिमानी है और कंडेमेबल है। जिस तरीके से ये पार्लियामान के अंदर इनका जो एक तरीक़ेकार है सियासत करने का, वो इतना गलीज़ है, मैं ऐसे कहूँगी कि अगर आप पार्लियामान में बैठे हों तो आप अपने कानों पे हाथ रख लें। जो ये गालियाँ इस्तेमाल करते हैं, ये सामने वाले की तज़हीक करते हैं, इनको ना लिहाज इस बात का है कि जी इनके अपने बीवी बच्चे जो हैं ये रवैया देख रहे हैं, ये अल्फाज सुन रहे हैं, ना इनको ये लिहाज है कि दूसरे के बीवी बच्चे सुन रहे हैं। देखिए, इतनी तूफ़ान बदतमीज़ी। एहतजाज का, जमहूरी एहतजाज का हक हर इंसान को है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दें या आप सामने वाले को इस नहज पे ले जाएं कि वो रिटेलिएट करने के लिए मजबूर हो जाए। हमारी तरबियत अनफॉर्चुनेटली ऐसी नहीं है, फॉर्चुनेटली ऐसी नहीं है कि हम इनके लेवल पे जाके इनसे बात करें, वो रवैया इस्तेमाल करें जो ये इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की स्पीच के दौरान बदतमीज़ी करी, इन्होंने स्लोगन्स उठाए, बाजे बजाए, ना जाने क्या तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू की। इन्होंने बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा के ओथ के दौरान इन्होंने शोरगुल मचा के रखा, तूफ़ान बदतमीज़ी की। वो शहीद रानी की बेटी हैं, उनकी वो इलेक्शन जीत के आई हैं और उनकी ओथ के दौरान शोर हंगामा करने का ये क्या तरीक़ेकार है? व्हाट वर दे ट्राइंग टू प्रूव? क्या बताना चाह रहे थे? ठीक है भाई, अगर आपके लीडर जेल में रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल सही फरमाया। यहाँ पर और लीडरान भी जेल में रहे हैं, शहीद बीबी शहीद हो गई, शहीद बीबी शहीद हो गई, जुल्फकार अली भुट्टो साहब शहीद हो गए, लाखों कारकुनान हमारे उन्होंने कोड़े खाए हैं, हजारों शहीद हुए हैं। इसमें क्या बड़ी बात हो गई? अगर इनके लीडर जेल में, ठीक है, आपके लीगल मसाइल हैं, कानूनी मसाइल हैं, आप उनको लड़ें। इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले की तस्दीक करते फिरें। शर्मिला फारूकी साहिबा, सही, बिल्कुल सही, आपका पॉइंट सही है। लेकिन शर्मिला फारूकी साहिबा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो
बीबी आसफा के जो ओथ लेने पर जो मामला था उस पर यह था कि उनके बंदे को जबरदस्ती गायब कर लिया गया था और उसके उन्होंने रिटेलिएशन में बाकायदा वो मतलब किया और उनका ये ख्याल था कि अगर वो ना ऐसा होता तो शायद इतने मसाइल ना होते। लेकिन आपका पॉइंट सही है कि शाइस्तगी रखनी नहीं, मैं प्लीज अलाउ मी टू करेक्ट दिस। नहीं, मैं जरा इल्जामात नहीं, हैदर साहब, मुझे जरा हकाइक जो है वो आपके सामने रखने दें। इनके बंदे को किसी ने अगवा नहीं किया, इनके बंदे को किसी ने गायब नहीं किया, इनका बंदा खुद ही हाजिर नहीं हुआ। उन्होंने जो बिल अदा करने थे वो किसी के थ्रू भी अदा कर सकते थे। फिर इन्होंने जो पिटिशन लगाई उसमें तो वो हाजिर ही नहीं होते। इतनी गैर संजीदगी अपने ही मामले के अंदर। बीबी आसिफा जो हैं, अगर आपने एहतजाज भी करना था तो अपना लीगल रिकोर्स अडॉप्ट करें या आप एक टोकन एहतजाज करते, लेकिन वो लबो लहजा, वो गुफ्तगू, वो गालियां, ये कौन सा एहतजाज होता है? ये किस किस्म का एहतजाज है? ये एहतजाज क्या आप समझते हैं सामने वाले नहीं कर सकते? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सामने जो बैठे हैं ना उनकी वो तरबियत नहीं है। बिल्कुल सही। नहीं, डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहबा, ये मैंने नहीं कहा कि उनको किडनैप किया गया। ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से आया था, पीटीआई की तरफ से इल्जाम आया था। बिल्कुल आपने इसको क्लैरिफाई कर दिया। इख्तियार वली खान साहब, इल्जामात धांधली के, बिल्कुल सही। इंतहा बहुत सारे इल्जामात सामने आ रहे हैं, लेकिन इतलात ये भी हैं कि आपने भी कुछ ढूंढ लिए ऐसे और फिर उसका जो रिएक्शन आया वो ये कि जी ये कोई पुराने इंतखाबात की फुटेज थी अली अमीन गंडापुर के हवाले से, तो उस पर ज़रा कुछ क्लैरिफाई करेंगे? क्योंकि अगर वहाँ पे अगर आज पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इल्ज़ामात लगा रही है मुबैना धांधली के, तो आप लोग भी तो सबूत लेकर आ रहे हैं केपीके में जो धांधली हुई। मैंने आपको एक फुटेज भेजी थी, वो इन्हीं इंतखाबात की है। अगर वो गुज़श्ता इंतखाबात की होती तो उसमें सर्दी के मौसम का लिबास आपको नजर आता। और दूसरा, इसी इंतखाबात में इनके भाई खड़े हुए थे, फैसल अमीन गंडापुर साहब, अली अमीन गंडापुर के भाई खड़े हुए थे इलेक्शन के लिए। घोड़ा उनका निशान था। ये इन्हीं इंतखाबात के हैं। मैंने पहले आपको बता दिया था कि यहाँ पर इन्होंने इंतजामी मशीनरी सारी अपनी 10 साल हुकूमत में लगाई है। फॉरेन फंडिंग इनको आई है, अफगानिस्तान से, इंडिया से, इजराइल से इनको पैसे आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा को इन्होंने अपना एक बेस कैंप बनाया हुआ है। यहाँ से इनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भर्ती होते हैं पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची, फैसलाबाद, गुजरांवाला। इवन जो इंटरनेशनल इनके डेस्क हैं सोशल मीडिया के, वो फीड होते हैं खैबर पख्तूनख्वा से। उनको पैसे और फंडिंग यहाँ से जाती है। ये तो इनके अपने इंतखाबात के हालात हैं। मैंने पहले भी अपनी ये बात रिकॉर्ड पे मैं ला चुका हूं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में जब तक परवेज खटक और महमूद खान के वक्तों की ब्यूरोक्रेसी को आप हटाएंगे नहीं तो यहाँ के नताइज वो मुख्तलिफ नहीं कि बानी खंबे को भी टिकट दे दें तो वो MNA बन जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में 2 कौमी की और 2 सूबाई नशिस्तों पर इलेक्शन था। एक कौमी एक सूबाई, ये दोनों हार गए हैं। जो भी जीता है, लेकिन इनके टिकट होल्डर हार गए हैं। अच्छा, इनको यहाँ पे अगर हम धांधली की बात करें तो कहते नहीं जी यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है। अगर लाहौर की बात हो तो कहते हैं हाय जी मर गए, पिट गए। ये मोहल्ले की मासियों की तरह रोना धोना शुरू कर देते हैं, काले रुमाल सर पे बांध लेते हैं और इन्होंने फिर रोना पीटना शुरू कर देना कि जी धांधली हो गई है। खुदा के बंदो, कुछ अकल से काम लो। ये जमहूरियत इतनी गलीज, इतनी बदबूदार नहीं थी जितना आपके वजह से ये बानी पीटीआई जब से सियासत में आए, जब से इक्तिदार में आए, उनके मुंह को इक्तिदार की लत और खून का मजा लग गया है। अब उनको इसके अलावा कोई चीज भाती नहीं है कि वो वजीर आजम है तो सब कुछ ठीक है, वो नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। बात वही से शुरू हुई थी कि 4 हल्के खोलो, 8 हल्के खोलो, 12 हल्के खोलो, 15 पंक्चर, 20 पंक्चर, 35 पंक्चर। इन्होंने पूरे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को पंक्चर कर दिया। यहाँ के जो सोशल नॉर्म्स हैं उसको पंक्चर कर दिया है। अच्छा, एक बंदा कहते हैं जुल्म का बदला वोट से। इनसे बंदा पूछे क्या वो कोई तबलीग पे गया हुआ था, कोई उसने चिल्ला लगाया हुआ था कि उसको जेल में डाला गया? 190 मिलियन पाउंड की करप्शन में वो बंदा जेल में पड़ा है। पाकिस्तान के कौमी अदारों पर, GHQ पर, जिना हाउस पर, कर्नल शेर खान के मुजस्समे पर
और पाकिस्तान के कौमी एसेट्स पर हमलों की पादाश में आपका लीडर जो है वो जेल में पड़ा है। और ये भी आपको बता दूं कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में सही राना, बिल्कुल आपने आप सही फरमा रहे हैं इफ्तियार वली खान साहब, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का ख्याल है कि ये तमाम मुकदमात, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक लेनी है, आपका पॉइंट आ गया यकीनन। मैं चाहूंगा कि ब्रेक के बाद दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिल्कुल दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि देखता हूं मुझे कौन रोकता है, मैं पूरे मुल्क में जो है वो कन्वेंशन जलसे करूंगा, मुतालबात रखूंगा और देखता हूं मैं कौन रोकता है। और दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब का ख्याल है कि पीटीआई के बानी, पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट और पीएमएलएन की क़यादत बैठे तो मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं चाहूंगा कि जो राना सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगू की, प्रोड्यूसर वो पहले सुनवा दें। बताएं ना कि जी बानी को जो है वो रिहा करें, को बानी के रिहाई का कोई तरीकाकार जो है वो फिर बैठ के निकाल लेते हैं। लेकिन ये इस बात के ऊपर आमादा तो हूँ, एक सियासी कारकुन के तौर पर मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कहता हूँ कि जब आप बैठते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, खुदा की कसम जो इम्पॉसिबल मसले होते हैं वो भी हल हो जाते हैं। ये तो खैर अब कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, आपको लग रहा है इतना बड़ा मसला का होना या किसी आदमी का किसी केस से बाहर आना। कमल शौजब साहिबा, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल हो जाती हैं जब आप बैठकर बात करते हैं। वो फिर उन्होंने ये भी कहा कि कोई माने तो सही, कोई बैठकर बात तो करने पे आए तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल, यानी कि उनकी रिहाई भी पॉसिबल हो सकती है। क्या कहती हैं? और अली अमीन गंडापुर साहब इतनी सख्त स्टेटमेंट के देखता हूं कौन रोकता। देखिए जमीर साहब जो ये बातें कर रही है ना, दोनों ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के हिले हुए हैं और इनकी याददाश्तें बड़ी कमजोर। शाइस्तगी और ये जो बातें मुझे सुना रही है ना, ये बड़ी सुपरफिशियल लगती है इन लोगों की जुबान से। और खासतौर पे जो नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनको मेरे ख्याल में इनकी सियासत बहुत नई है। इनको शायद भूल गया कि 30 साल से जो इनके बादशाह सलामत बैठे हुए हैं, उन्होंने अगर बेनजीर साहिबा को टारगेटिंग की और जो जो जुबान इस्तेमाल की वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी। मैं इनको शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की ना तकरीरें भेज देती हूँ, दोनों जरदारी साहब के लिए भी और बेनजीर साहिबा के लिए भी। और पॉलिटिक्स में जो कैरेक्टर असैसिनेशन है, खवातीन की टारगेटिंग है, उसके अगर कोई बुनियाद रखने वाले कोई बानी है तो वो नवाज शरीफ साहब है। और वो तकरीरें आप उठाएं और सुने और फिर देखें, और आप अपना वो 90s का दौर उठा के देखें और देखिए कि उस वक्त बदबूदार थी सियासत या गटर सियासत थी। सही। और उसके साहिबा अगर वो चीज उस वक्त गलत थी तो आज तो सही नहीं हो सकती। आपने दो लोगों की बात सुनी। मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरा सवाल था, जो मेरा सवाल था, दो लोगों को, एक ही पीडीएम की हुकूमत है, एक इन सारे ये मिलके पिछले 2 सालों से इकट्ठे हैं। आप इनके 2 रिप्रेजेंटेटिव्स को अलग अलग टाइम देते हैं और मुझे फिर कह रहे हैं कि मैं जवाब भी ना दूं। ना आप मेरे सवाल का जवाब दें, मेरे सवाल का जवाब दें। आपके का जवाब देंगे, उन्होंने जो बातें उठाई है तो जब आपने बात करने का मौका दिया तो मुझे भी मौका देंगे। मैंने उस पर ही कमल साहिबा सिर्फ इतनी बात की है, हम डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं करते। ठीक है, आपने आसफा बीबी को अनकंटेस्टेड एमएनए बनाया, बड़ी मेहरबानी की आपने इस मुल्क की जमहूरियत पे जो मुंह पे तमाचा मारे। आपने वहां पे 10 लोगों के पेपर रिजेक्ट किए, 3 जगहों पे यही तमाशा हुआ है। या तो वहां से हमारे कैंडिडेट्स को अबडक्ट कर लिया गया या उनको हरास किया गया। तो अगर इलेक्शन लड़के भी वो आ जाती ना तो कोई इनकी शान में कमी नहीं हो जानी थी। इतना भी ज्यादा डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पे मत जाएं। जहां तक आप राना सनाउल्लाह की बात कर रहे हैं तो वो सीधी सीधी जुबान में डील करने की बात कर रहे हैं, जो ये लोग करते हैं, और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि नवाज शरीफ साहब के तमाम केसेस किस तरीके से खत्म हुए हैं, किस तरह उनको यहां से लंदन रवाना किया गया था, अब तो खुल के सबको पता लग गया कि कैसे गए थे और कैसे वो वजीर आजम इमरान खान थे एयरपोर्ट पे, किस तरह एयरपोर्ट पे नादरा की टीम लेके पहुंची है उनका बायोमेट्रिक कराने, किस तरह उनके तमाम केसेस माफ हुए और कितने आराम से वो जाके मीनारे पाकिस्तान पे कबूतर उड़ाते रहे। ये तो पाकिस्तान की अवाम ने उनके फिर तोते उड़ाए हैं बाद में, तो जो अब उनको समझ नहीं आ रही थी तो शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दी है। जहां तक हुकूमत बनाने की बात है, देखिए अगर हुकूमतें इस तरह बनानी है तो सॉरी, लेकिन
मुल्क में अगर आप ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन पे आएंगे, फैक्ट्स को साफ निकालेंगे, फिर बात हो सकती है। तो बैठ जाएंगे, मैंडेट चोरी करें, बैठ जाएंगे बात करने पर। सितम करें, एक तरफ खवातीन को आपने जो है वो घसीटा, मारा पीटा और उनको जेलों में रखा हुआ है, और दूसरी तरफ आप डायलॉग की बात करें। केसेस तो फेक है, 190 मिलियन पाउंड का केस इन जगह जाके पढ़े, देखे कि क्या हुआ है उसमें। चलें, ये अदालती मामला आते हैं, बिल्कुल सही सही। यहाँ पर आप जो है वो गाड़ियां भी हड़प कर जाए, 1100 के करीब जो है वो तोहफे भी हड़प कर जाए, तो तोशा खाना में फिर भी आपको क्लीन चिट मिले। चलें, यहाँ पर आप जो है वो अरबों खरबों रुपए पनामा लीक्स में आ जाए, अली अमीन गंडापुर साहब, अली अमीन आपको हर जगह से बाइज्जत बरी कर दिया जाए। वर्कर्स कन्वेंशन जलसे करूंगा, मुतालबात रखूंगा, देखता हूं मुझे कौन रोकेगा। अली अमीन गंडापुर साहब, आपके वजीर आला केपी कह रहे हैं, जरा क्विकली उस पर कमेंट कर दें तो फिर मैं आगे चलूं। मेरी बात सुनने, हमारे वजीर आला नहीं, वो सूबे के वजीर आला है। अब मेरी बात जरा जी, केपी के मैंने यही कहा, प्रोटोकॉल दे रही है, उस तरह मेरी भी बात सुने। कल के दिन नोटिफिकेशन निकाला गया, हमारे साबिक एमएनए है जिनकी वाइफ इस वक्त एमएनए है सिटिंग, नियाजी साहब के, जी ये भक्कर नहीं जाएंगे, ये एंटर नहीं होंगे इलेक्शन के दिन में। पाकिस्तान में क्या वीजे लगेंगे? किसी एक सूबे में जाने के लिए आपको वीजे की जरूरत है? ये क्या तरीकेकार है कि आप लोगों को इस तरह से पाबंदी, और अली अमीन पे पाबंदी लगाई गई थी कि ये पंजाब में दाखिल नहीं हो सकते, ये सिंध में दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन जब FIR कटती है तो आप बलोचिस्तान भी लेके जाते हैं, आप सिंध भी लेके जाते हैं, आप पंजाब में भी घसीटते हैं, और एक ही तरह की FIR 50-50 आप एक साथ काटते हैं। तो इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ ना ले जाए, इसको मकबूजा पाकिस्तान मत बनाए, अल्लाह रहम करे जी, पाकिस्तान रहने दे। बिल्कुल सही। कॉन्स्टिट्यूशन को आपने सस्पेंड कर दिया है, और जमहूरियत का सिर्फ आपने एक सांचा बना के उसमें अपने सारे खानदानी जो पॉलिटिशियंस हैं उनको फिट कर, बिल्कुल सही। और आप उनकी जो जिस तरह की कमल साहिबा, बिल्कुल सही, आवाम को बिल्कुल कबूल नहीं है। कमल साहिबा, आपको नहीं है। आपको मैंने अपने दोनों मेहमानों, बिल्कुल कमल साहिबा, मेरा ख्याल में आगे भी चलने दें मुझे, क्योंकि मैंने माशाल्लाह आपको बिल्कुल एम्पल टाइम दिया है, अभी फिर पहले भी और अभी भी। आप तमाम जो हुकूमती नुमाइंदे हैं ना, उनको दो को बुला, नहीं तो दो उनके बराबर का टाइम मिला है आपको। उन दोनों ने जितनी गुफ्तगू की है, मैं ऑनेस्टली उनको आपको बराबर का टाइम दिया है, सो प्लीज ये इल्जाम तो ना लगाए ना, बाकी इल्जाम भी बहुत सारे हम पर, लेकिन सुना भी ना जिस तरह उनकी सोच। अच्छा, चले शर्मिला फारूकी साहिबा, एक वजीर आला सूबे के, वो कहते हैं कि जी मैं पूरे पाकिस्तान में जाऊंगा, और रीजन ये है कि उनको ये इंतखाबी मुहिम के दौरान एक सूबे से दूसरे सूबे में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। ये जो है मामला, ये कुछ आप नहीं समझती कि ज्यादती है? फिर इसलिए वो कहते हैं कि जी मैं पूरे वर्कर कन्वेंशन भी करूंगा, जलसे करूंगा, मुतालबात रखूंगा, और देखता हूं कौन रोकेगा। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में किसी भी शख्स को एक सूबे से दूसरे सूबे में जाने की इजाजत नहीं है। मुझे नहीं पता आपका इशारा किस तरह, जिसको जहां जाना जाए, कोई किसी और सूबे में जाने के लिए या किसी मामला क्या इशू है। हाँ, अगर आप गैर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने करने की कोशिश करते हैं तो फिर कानून जरूर हरकत के अंदर आएगा, लेकिन इन जनरल तो पाकिस्तान का कोई भी शहरी किसी भी सूबे में जाके काम कर सकता है। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन गलत है, आपकी इंटेंशन शर्मंगेज है और दहशतगर्दी फैलाने वाली है, तो जाहिर बात है हर सूबा ये इख्तियार रखता है कि वो अपनी सरहदों को प्रोटेक्ट करे, अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करे, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करे, तो फिर यस, कानून तो हरकत में आता है। कानून तो हरकत में आता है, बिल्कुल। राना सनावला साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, शर्मिला फारूकी साहबा, आप उस पर क्या कहती हैं? उन्होंने मतलब मुज़ाकरात के लिए एक बात की कि मुज़ाकरात मतलब थिंग्स, इम्पॉसिबल थिंग्स कैन बी मेड पॉसिबल। तो पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से कहती है कि मुज़ाकरात आए, तो अब क्या चीज़ रोकती है मुज़ाकरात पर जाने से?
एब्सोल्युटली। देखिए जी, हम तो पीपल्स पार्टी के बिहाफ से हमेशा कंसेंसस पॉलिटिक्स करते आए हैं। हमने हमेशा मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखे हैं और हम ये भी समझते हैं और हम कहते भी हैं, वी वेरी वोकल अबाउट इट, कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसका हल यही है कि सब मिल के आगे चलें और सब मिल के इन मामलात का हल ढूंढें। किसी एक जमात, किसी एक शख्स या किसी एक ग्रोह का ये काम नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी पहली स्पीच इस पार्लियामान के अंदर जो दी, उसमें उन्होंने कहा, बल्कि ऑपोजिशन को कहा कि आप आएँ हमारे साथ बैठें, इंतखाबी इस्लाहात करें, आप जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएँ। बल्कि इनका जो मुतालबा था कि मई 9 के वाक़यात के ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, हमने उसकी भी तायीद की है। आज भी पार्लियामान के अंदर हमारी जानिब से यही बात की गई है कि जी पार्लियामान को एक तौर तरीके से चलाएं, एक ज़ाब्ता अखलाक तय कर लें कि जी हमने पार्लियामान किस तरीके से चलाना है। ये जिस तरीके से अब तक चल रहा है ये फीजिबल नहीं, और ना ही इनके लिए। ये कब तक ये हुल्लड़बाजी करते रहेंगे, ये बदतमीजियां करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे? शर्मिला फारूकी साहब, आपको ये लगता है कि शेर अफजल मरवत साहब को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाना ये जानबूझकर किया जा रहा है पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से की जानिब से पार्लियामेंट के अंदर? इसका जवाब मैं नहीं दे सकती, जबकि उमर अयूब बन सकते हैं। कैसे दूंगी इसका जवाब? तो इसका जवाब तो पीटीआई वाले हैं, कि क्यों उमर अयूब साहब का नाम, क्या वजह है? ये तो आप इनके नुमाइंदे से पूछें। उन्होंने तो शेर अफजल मरवत साहब का नाम दिया था, लेकिन हुकूमत ने बाकायदा स्पीकर ऑफिस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। कमल, क्या वजह है, क्यों नहीं? मतलब एक ट्रेडिशन थी कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो भी होगा हाउस में वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होगा, तो क्यों नहीं नाम दिया गया उमर अयूब साहब का? देखिए ज़मीर, इसमें ट्रेडिशंस के साथ आपका आइन अगर कुछ चीज को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो फिर तो उस पर एतराज बनता है। जब एक चीज आईनी हो रही है और उसमें शेर अफजल मरवत साहब उसी असेंबली के मेंबर हैं, कोई बाहर से इंपोर्ट करके नहीं लाए गए हैं, वो इलेक्शन जीत के आए हैं, और अगर उनका नाम रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया जा रहा है और वो कॉम्पिटेंट है, साबिक जज है, तो उनसे इनको क्यों प्रॉब्लम हो रही? ये तो डिस्क्रिशन जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की है कि वो किसको नॉमिनेट करना चाहते हैं इस अकाउंट्स कमेटी के लिए। नहीं तो इस पे इतनी वो ट्रेडिशन है, वो ट्रेडिशन है, प्रेरोगेटिव नहीं है। ट्राई समझ नहीं आ रही और बनती भी नहीं है ह्यू एंड क्राई कि क्यों इस तरह इसको इस तरीके से किया जाता है। कमल शौजब साहिबा, एक मिनट, ये ट्रेडिशन है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बनाया जाए, वरना जिस तरह आपने कहा कि कहीं पे लिखा नहीं हुआ, रूल्स ऑफ बिजनेस में कहीं नहीं है। और आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूं, सिंध असेंबली में, सिंध में अगर आप चेक करें, आप जरा हिस्ट्री उठा के देखें तो ट्रेडिशन के अगेंस्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो गवर्नमेंट ने रखी नहीं बनाया गया था। तो फिर तो और जगहों पे भी, तो फिर आज इस तरीके का ट्रेडिशन ब्रेक किया गया, तो फिर अपनी मर्जी के ट्रेडिशंस नहीं चल सकते। मेरा पॉइंट ये है कि तो फिर ट्रेडिशन इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। आई अंडरस्टैंड, ये तो आपने ट्रेडिशन, माय पॉइंट इज, ट्रेडिशन इस मुल्क में ये भी था जी, इस मुल्क में ट्रेडिशन ये भी था कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप जो है वो इस तरीके से जलील नहीं करते। आप यहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स रहे हैं, इनको पता है। जरदारी साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे गेस्ट हाउस में रहते रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के घर से सिरिपाई नहीं आते थे तो उस पर शोर शराबा मचता था। यहाँ तो स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, और अभी जो इतनी रिवायात और इतनी तमीज और इतनी जो सामने इज्जत और पगड़ियों की ये बात कर रहे थे, तो बिलावल साहब की स्पीचेस मैं सुना दूं जिसमें वो जादू टोने का जिक्र करते हैं, जिसपे वो साबिक प्राइम मिनिस्टर की वाइफ के ऊपर टारगेटिंग करते रहे, उनकी जुबान से ये अल्फाज अदा होते रहे। वो असेंबली में खड़े होकर इस तरह की स्पीचेस की गई हैं, मुख्तलिफ जलसों में इन्होंने, पीडीएम के कॉमन जलसों में इस तरह की टारगेटिंग की गई है। ये चाहे मरियम नवाज हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, तो चाहे बिलावल साहब हो, इस किस्म की लोगों की घरों में बैठी हुई इज्जतदार बीवी को अगर टारगेट किया है तो ये हमें इस तरह के लेक्चर्स ना दे। नहीं, और ट्रेडिशंस की जहां बात कर रहे हैं तो ट्रेडिशन अपनी मर्जी से नहीं चलाए जा सकते। बट द पॉइंट इज कि अगर एक चीज ट्रेडिशन में थी, सिंध असेंबली में, कमल आप ही से बात कर रहा हूं, अगर सिंध असेंबली में वो गलत हुआ तो आप लोग क्या चाहते हैं कि वो ट्रेडिशन ही खत्म हो जाए और फिर हुकूमत अपना बंदा दे दे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी?
लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का नाम जाता और उसको वो ना मानते तो फिर मसला था। मैं शर्मिला फारूक, इख्तियार वली साहब, मैं अब इख्तियार वली खान साहब मुझे ये बताएं कि ये एक तो ये कि ये भी बता दें कि मियां नवाज शरीफ साहब चाइना जा रहे हैं, वजीर खारजा इसहाक डार साहब उनके साथ जा रहे हैं और फिर कहा जा रहा है ये जाती है और कोई मतलब इसका मतलब है कि कोई प्रोटोकॉल नहीं लेंगे बतौर वजीर खारजा इसहाक डार साहब और बतौर साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब। मेरी बात सुने, वो नवाज शरीफ जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि उनको किसी प्रोटोकॉल लेने की जरूरत ही नहीं है। अब वजीर खारजा अगर उनके साथ जा रहे हैं तो वजीर खारजा उनकी पार्टी के एक कारकुन भी हैं, इसमें कोई कबाहत भी नहीं है। अगर वो निजी दौरे पर जाना चाहें बिल्कुल जा सकते हैं, किसी को अपने साथ रखना चाहते हैं बिल्कुल रखें। वो कोई सरकारी टिकट नहीं ले रहे हैं, वो कोई सरकारी प्रोटोकॉल नहीं ले रहे हैं, तो उनकी मर्जी है, जहाँ जाए वो बिल्कुल जाए। हाँ, उधर एक सियासी लीडर अगर कहीं जाता है तो डेफिनेटली उनकी सियासी मुलाकातें भी होती हैं, बातें भी होती हैं, मुलाकातें भी होती हैं और तजावीज़ भी होती है, डिस्कशंस भी होती है, वो जारी, वो एक सिस्टम का हिस्सा है। सियासी आदमी कहीं जाके अब कहीं मलका तरन्नुम नूर जान के गाने थोड़ी जाते हैं। नहीं, बिल्कुल जी, मैंने तो देखे पहले उनको कहा कि उनका राइट भी बनता है, 3 दफा वजीर आजम रहे हैं पाकिस्तान के, 2 तरफा ताल्लुकात में उनका बहुत किरदार रहा है, तो मैंने तो उस चीज को क्वेश्चन नहीं किया जी, मैंने तो उस चीज को क्वेश्चन नहीं किया। बात ये थी कि ऑफिशियल मीटिंग्स भी होंगी। चलें, इट स्टैंड्स क्लैरिफाइड। नाउ मुझे एक बात बताएं, बाकायदा शेर अफजल मरवत साहब का नाम रिजेक्ट क्यों कर दिया? अगर मतलब बेहतर ट्रेडिशंस लानी थी तो खैर है, ऑपोजिशन का ही, अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं तो चलें उन्हीं का नामजद करदा बंदा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लग जाता, इसमें क्या मुज़ाहिरा था? बात ऐसी है, किसी सीरियस बंदे का नाम भेजे तो बंदा उसको ले ले। अब एक चार्ली चैपलिन की तरह किसी किरदार को अगर आप प्रपोज करेंगे तो ये एक बड़ी जिम्मेदार पोस्ट है, बड़ी आईनी, ही इज एन इलेक्टेड पर्सन। ठीक है, बिल्कुल होगा, इलेक्टेड होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इलेक्टेड और सिलेक्टेड कितने हैं वो हमें पता है, आपको भी पता है कि कौन कहां से किस तरह अपनी नशिस्त और सीट जीत कर आया है। ये फार्म 45 और 47 की बातें करते हैं, हमें भी पता है कि ये कौन से फार्म के लाए हुए लोग हैं। ये 2013 के इलेक्शन से पहले इनका वजूद ही नहीं था। 2018 में इनको याद, डेमोक्रेसी याद आ गई है, ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं। जनरल बाजवा की लाई हुई कौम है ये साकिब निसार की लाई हुई कौम है। अगर नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई ना किया जाता, अगर मरियम नवाज को जेल में ना डाला जाता, अगर शहबाज शरीफ को जेल में ना डाला जाता, तो ये क्या इलेक्शन जीत सकते थे? इनका लीडर वजीर आजम बन सकता था, काउंसलर नहीं बन सकते ये लोग। जब मुल्क में हकीकी लीडरशिप मौजूद हो, जब मुल्क के वो लोग जिनकी शहादतें पड़ी हुई हैं, भुट्टो फांसी पे झूल गया, ये कहते हैं ना कि पता नहीं मुझे किसी ने हार्पिक पिला दी थी, इनकी जो खातून अव्वल है या खातून सोयम है या चारम है, वो जो कहती है कि मुझे हार्पिक पिलाई गई थी, वो तो कोई चीज इनसे निकल नहीं रही है। इनका जो ये ड्रामा था ये उसी तरह था जिस तरह मोहतरम जो साबिक कप्तान साहब है उन्होंने झूठा प्लस्तर अपनी टांग पे 7-8 महीने चढ़ा के रखा था कि मुझे बड़ी गोलियां लगी है। गोलियां क्या, गोलियों के छर्रे लगे हैं। मैंने आपके ही शो में कहा था कि 9mm बुलेट की कोई उसका कोई छर्रा नहीं होता, वो 1 स्लग होता है, 1 पीस होता है। ये झूठे लोग हैं, झूठी बातें करते हैं। सही, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। अगर ये वही लोग हैं ना जो कहते हैं कि हम जहर खा लेंगे, खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन हम कर्जा नहीं लेंगे। आज आपने अगर देखा हो तो आज सोशल मीडिया पर मंसूर अली प्रोग्राम था, और इसके अलावा IMF की रिपोर्ट भी आ गई है कि इमरान खान के कर्जों ने पाकिस्तान को मुआशी दलदल में सही मंसूर, चलें बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। वक्त हुआ एक ब्रेक का नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, साबिक एम्बेसडर हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान कितना अहम है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जमील अहमद खान, साबिक सफ़ीर हैं पाकिस्तान के और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं खारजा अमूर पर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, इंतहाई अहम दौरा
ईरानी सदर इब्राहिम रईसी साहब मौजूद हैं पाकिस्तान में। आज काफी सारे MOUs भी साइन हुए और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान और ईरान के माबैन तजारत का हुजम 10 अरब डॉलर तक लेकर जाया जाएगा। बहुत सारे मामलात में बात हुई, MOUs भी साइन हुए। हाल ही में जो सूरत हाल थी ईरान और इजराइल के माबैन, और फिर जो इस वक्त मशरिक वस्ता में जो भी सूरत हाल रही है, उसके बाद आप इस दौरे को कितनी अहमियत देते हैं डॉक्टर साहब? बहुत अहम जियोपॉलिटिकल मंजरनामे में, बहुत अहम अमेरिका का फोकस इस एरिया में, बहुत अहम चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत अहम कि ईरान ने हाल ही में पहली मर्तबा तारीख में अपनी सरजमीन पर इजराइल पर हमला किया। इस लिहाज से बहुत अहम कि गाजा में इस वक्त तक 34,000 से ज्यादा लोग शहीद हो गए। अगर इस तनाजुर में और इससे बहुत ज्यादा और पॉइंट्स तनाजुर में देखें तो यकीनन ये दौरा अहमियत का हामिल न सिर्फ पाकिस्तान ईरान के लिए है बल्कि दुनियाए अक़वाम के लिए ये बहुत अहम दौरा है। क्यों है दुनियाए अक़वाम के लिए? कि दुनिया एक तरफ अमेरिका के और उसके एलाइज इजराइल का साथ देते हुए 34,000 जानों का उन्होंने जान बहक कर दिया, लोगों को, मासूम लोगों को। और इसी तरीके से इस वक्त जो इजराइल के हालात हैं और जो इजराइल पूरे खित्ते में करना चाहता है, कर रहा है और कर गुजर चुका है, इन तनाजुर में देखा जाए तो इब्राहिम रईसी साहब का यहाँ दौरा ये। लेकिन एक बात मैं बावर कराता चलूं कि इब्राहिम रईसी साहब जो प्रेसिडेंट ईरान के, उनका ये दौरा इस इजराइल के अटैक से बहुत पहले तय हुआ था। शायद इस अटैक के बाद इसकी हसासियत पहले का शेड्यूल बढ़ गई थी। एग्जैक्टली जी हाँ, इसकी हसासियत इतनी बढ़ गई थी कि शायद ये दौरा फिर पाकिस्तान काफी आगे ले जाता। लेकिन अब ये पाकिस्तान की भी एक मजबूरी थी और इस मजबूरी से अब क्या फायदा नुकसान उठाया जा सकता है, फायदे की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। 8 एग्रीमेंट और MOU साइन हुए हैं जिसमें सरे फहरिस्त है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि मैं समझता हूं कि अहमियत का हामिल है। आज तो उस पर अगर अमल दरामद नहीं हो सकता, लेकिन ये अमल दरामद जब भी होगा, सैंक्शन जब ईरान पर अगर रिलैक्स हुए, जो कि मुस्तकबिल करीब में नजर नहीं आते, सिवाय इसके कि चाइना जो इस बिल्कुल डॉक्टर साहब एक चीज बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, दोनों मुमालिक ने मुश्तरका एफर्ट्स पर जोर दिया दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए। और आपको मालूम है जिस तरह जनवरी में जो मामलात हुए थे और उसके बाद फिर इतना मतलब जबरदस्त दौरा भी हो जाए, ये भी अच्छी बात है। 10 अरब डॉलर की ट्रेड रियलाइज करने में हमें कितना पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है आप दोनों मुल्क के माबैन? क्योंकि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन अभी तक मामला रुका हुआ है। जी हाँ, देखिए 10 अरब के डॉलर से तकरीबन लगभग इतना ही स्मगलिंग हो रही है ना ईरान और पाकिस्तान की, तो ये कोई बहुत बड़ा तखमीना नहीं है। ये हो सकता है, लेकिन क्या चीज आड़े हाथ आती है? आड़े आती है हमारे, वो आती है यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेजरी डिपार्टमेंट का एक्ट का मतलब सैंक्शंस लगी हुई है ईरान पर। जी, उस कानून के तहत ईरान पे सैंक्शन है। जो मुल्क ईरान से तजारत करेगा, अमेरिका उस कानून के तहत उस मुल्क पर भी सैंक्शन लगा सकता है। तो पाकिस्तान अगर गैस लेगा, उसको वेवर नहीं मिलेगी, तो पाकिस्तान जाहिर है सैंक्शन की जद में आ सकता है। व्हाई डबल स्टैंडर्ड्स डॉक्टर साहब? व्हाई डॉक्टर साहब, इंडिया तो सब कुछ कर रहा है ईरान के साथ। इंडिया इज मतलब ट्रेड भी कर रहा है, दो तरफा ताल्लुकात भी हैं, फ्लरिशिंग। तो व्हाई डबल स्टैंडर्ड फॉर अस? दुनिया में जो इस वक्त इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो उस जियो पॉलिटिकल मफादात को देखते हुए उड़ाई जा रही है। इंडिया जो चाहे करे, इजराइल जो चाहे करे, फलस्तीन को एक तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से फलस्तीन को वो वीटो कर रहे हैं उसकी मेंबरशिप अक़वाम मुत्तहिदा में। एक तरफ तो बयानात दे रहे हैं कि जी ह्यूमन राइट्स के हवाले से, दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स तो क्या जेनोसाइड हो रहा है। एक तरफ कश्मीर की बात जब हम उठाते हैं तो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, दूसरी तरफ इंडिया दंदनाता फिरता है।
वो रिलीजियस फ्रीडम हो या माइनॉरिटी के हकूक हो या बाकी मामलात हो, तो ये तमाम के तमाम मामला देखें। डॉक्टर साहब, नरेंद्र मोदी की जो अभी स्टेटमेंट उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में, डॉक्टर साहब नरेंद्र मोदी ने जो अपनी एक स्टेटमेंट दी इलेक्शन कैंपेन में, मुसलमानों को घुसपैठिए करार दे दिया। एक तरफ वो यूएई में भी जा रहे हैं, वहां से भी उनको बड़ा वेलकम मिल रहा है, दूसरी जानिब सऊदी अरब से भी बड़ा वेलकम मिल रहा है, और अपने मुल्क में वो मुसलमानों के खिलाफ बाकायदा जो है वो तलवार उठा के लेकर चल पड़े हुए हैं। नहीं तो इसमें ताज्जुब और अचंभे की बात ही नहीं है। नरेंद्र मोदी वो शुरू आरएसएस से उन्होंने किया अपनी जिंदगी का आगाज, तो उनके जहन में तो वही है और वही डॉक्ट्रिन लेके बीजेपी चल रही है, उसी डॉक्ट्रिन के तहत उनको वोट मिल रहे हैं, तो हमें उनसे खैर की क्या तवक्को की जा सकती है। इसी डॉक्ट्रिन के तहत उन्होंने इलेक्शन जीतना है, जो कि नजर आ रहा है इस वक्त इलेक्शन जीतता हुआ। इसी डॉक्ट्रिन के तहत इस खित्ते में चौधराहट के तौर पर जो अमेरिका ने खड़ा कर दिया है ईरान को, वो चौधराहट बरकरार रखने की कोशिश, तो पाकिस्तान सिर्फ उनके सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान थोड़ा सा अपने आप को जो माशी मकदूशियत है उससे निकाल ले तो पाकिस्तान ही सिर्फ एक है जो खड़ा हो जाता है, या चाइना, और तो कोई है नहीं। तो असल चीज तो ये है कि इंडिया इन तमाम चीजों से निकल जाता है, उसको वेवर भी मिल जाता है जब ईरान से वो तेल खरीदता है, तुर्की को भी वेवर मिल जाता है, पाकिस्तान को अभी तक नहीं दे रहे हैं वेवर। तो आप देख लें कि आप उतने ही मजबूत हैं अपने मुल्क में जितने के बाहर, जितने कि आप अपने मुल्क में मजबूत हैं। तो पहले अपने मुल्क में अपनी मजबूती को थोड़ा बढ़ाना होगा। फॉरेन ऑफिस को भी हमारे थोड़ी सी और मेहनत मुशक्कत करनी होगी, क्योंकि आज की जो डिप्लोमेसी है, आज की जियो पॉलिटिक्स है, आज की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसमें 360 डिग्री जाविये के तहत अपनी फॉरेन पॉलिसी को इवॉल्व किया जाता है। क्या हम इवॉल्व कर रहे हैं? क्या हमें पता है कि इब्राहिम रईसी साहब के इस विजिट के बाद कल परसों से जो बयानात आना शुरू होंगे दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से, खासतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स से, तो उसके लिए हमारी क्या तैयारी है, उसके जवाब क्या देंगे? IMF की हम ट्रांचे के लिए इस तैयारी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सही डॉक्टर साहब, सही एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, मैं हमेशा अपने फॉरेन ऑफिस को मिनिस्ट्री के तौर पर नहीं एज ए थिंक टैंक समझता हूं कि उनको बहुत दूर तक देखना होता है, रिसर्च करनी होती है कि भी दुनिया में किस तरह चीजें तब्दील हो रही हैं। आई अंडरस्टैंड दैट, बट एक पॉइंट ये भी है कि एक डिस्कशन है कि ये सारी पॉलिटिकल गिमिक्री है जो कि इतनी एक्सट्रीम लेवल तक मोदी ले जाता है अपने इलेक्शन से पहले, और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि शायद पाक भारत ट्रेड जो है वो उसमें कुछ प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं। तो डू यू सी दैट हैपनिंग? देखिए, अगर पाक भारत ट्रेड होए तो हमने तो उस पर इनकार नहीं किया है, सिर्फ मसला ये आ जाता है कि ट्रेड बैलेंस इंडिया की तरफ चला जाता है। इसी तरीके से ट्रेड बैलेंस जब उनकी तरफ चला जाए और वो लिस्ट में ऐसे आइटम शामिल करें जिससे कि हमें फायदे के बजाय नुकसान हो, तो ट्रेड भी नहीं हो सकेगा। पहले जब देखिए ट्रेड तो उस सूरत में होगी कि जब हमारे बायलैटरल रिलेशन भी उस लेवल के पहुंचे, उस ऊंचाई पर पहुंचे। जब बायलैटरल रिलेशन ही नहीं पहुंचेंगे तो वो ये टमाटर उधर सड़ रहे होंगे और बाकी चीजें इधर सड़ रही होंगी और बॉर्डर बंद हो जाएगा अचानक, जिस तरह होता रहा है पहले। तो इस लिहाज से बायलैटरल पहले तो रिलेशंस को देखा जाएगा, बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग बिफोर दैट। एब्सोल्युटली बायलैटरल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।